ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी का अभियान जारी। राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से हुई शुरू। छत्तीसगढ़ सहित देश भर के आकांक्षी जिलों में समावेशी और समग्र विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है विशेष पहल। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में जन जागरूकता पर आधारित कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से अब तक 10 उड़ानें भारत आ चुकी हैं। भारतीय वायुसेना के 3 C-17 विमानों ने राहत सामग्री के साथ आज हिंडन एयरबेस से रोमानिया के लिए उड़ान भरी। विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के अभियान में शामिल हैं। इस बीच पोलैंड के वॉर्सो में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों से शेहयानी मेदिएका सीमा चौकी को पार करने से बचने को कहा है। दूतावास ने कहा है कि इस क्षेत्र में पहले से ही भीड़ मौजूद है। यूक्रेन में भारतीय नागरिकों के लिए जारी अनिवार्य परामर्श में दूतावास ने कहा कि पश्चिमी यूक्रेन में लिविव और टेर्नोपिल तथा अन्य स्थानों में मौजूद भारतीय पोलैंड में जल्दी प्रवेश के लिए बुडोमिर्ज सीमा चौकी तक यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा विकल्प के रूप में भारतीयों को दक्षिण की ओर यात्रा का परामर्श दिया गया है ताकि वे हंगरी या रोमानिया के रास्ते यूक्रेन से बाहर निकल सकें। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हुई। वहीं 10वीं की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। कोरोना महामारी के चलते एक वर्ष बाद ऑफलाइन तरीके से इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस बार राज्य में 12वीं की परीक्षाओं के लिए 6,73,000 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षार्थियों को उनके ही स्कूल में परीक्षा देने की सुविधा दी गई है। ये परीक्षाएं सुबह 8 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक चली। रायपुर स्थित जयप्रकाश नारायण पांडे स्कूल के प्राचार्य MR सावंत ने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी तरह के जरूरी इंतजाम किए गए हैं। और पूरी व्यवस्था अच्छी है। रोल नंबर के लिए हमने डिस्प्ले बोर्ड तैनात किया है ताकि बच्चों को किसी प्रकार का रूम देखने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। रूम प्लान पहले से ही तैयार है और पहले दिन ही हमने पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से रखी है। यदि हमने पहले दिन ठीक से काम कर लिया तो बच्चों को इस प्रकार की आदत होगी, तो मेरे ख्याल से आने वाले 12वीं की किसी भी परीक्षा में इसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी। डिसिप्लिन से परीक्षा आयोजित की जाएगी। रायपुर के दानी गर्ल्स स्कूल में परीक्षा देने पहुंची कुछ छात्राओं ने प्रश्न पत्र को कठिन बताया तो कुछ ने इसे सरल कहा। तो अच्छा आया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मतलब हम लोग जो पढ़े थे उससे भी अलग आया था, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा ट्राई किए बनाने का। अच्छा गया पेपर। जैसा सोचे थे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। जितना डर था उतना भी ऐसा बोल सकते कि जितना इजी था पेपर। हार्ड बोल के सोचे थे कि कोरोना के बाद हार्ड आएगा, लेकिन नहीं था, इजी था। अगर पढ़े हैं साल भर तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा केंद्रों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य किया है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर से आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चुने गए जिलों में विभिन्न क्षेत्रों का समावेशी और समग्र विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष पहल की जा रही है। इसी कड़ी में नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण संबंधी गतिविधियों के आयोजन पर जोर दिया जा रहा है। आकांक्षी जिला राजनांदगांव में भी सरकार और पिराकल फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में कोविड के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यशाला के संयोजक उदय सिंह चुनावत ने बताया कि राजनांदगांव जिला देश भर से चयनित आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। इसके तहत जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जागरूकता आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जिस उद्देश्य से मिले हैं वो है जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो राजनांदगांव में काम कर रही है वो इस ज़िले के विकास में अपना कैसा योगदान दे सकती है, और जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में इस ज़िले को आगे बढ़ाने में कैसा अपना 100% दे पाए, उसके लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई। साथ ही साथ पिछले वर्ष जो कोविड से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे, जो बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिनको सोल्व करने के लिए शायद लोगों की ज़रूरत थी, उसमें इन ऑर्गेनाइजेशन ने मदद की है ज़िले की। आज उनको एक सम्मानित भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के 10 जिले आकांक्षी जिलों में शामिल हैं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने बिलासपुर में श्रमिकों के लिए 100 बिस्तर वाले अस्पताल के निर्माण के लिए आवश्यक तैयारियां जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने आज मंत्रालय में राज्य कर्मचारी बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मजदूरों को बेहतर सुविधाएं मिलें, इसके लिए कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन करने के निर्देश दिए। डॉक्टर डहरिया ने कहा कि श्रमिकों के हित में राज्य के अन्य जिलों में भी चिकित्सा सेवाएं का विस्तार किया जाए, जिससे सभी जिलों में जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अधिकारी समन्वित रूप से कार्य करें। मंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश के उन सभी जिलों में जहां श्रम अधिनियम के प्रावधान लागू हैं तथा जहां कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, वहां टाई अप अस्पताल की व्यवस्था की जाए। इस बैठक में श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत इन दिनों देश भर में जन जागरूकता पर आधारित अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। जन औषधि सप्ताह के तहत रायपुर में आयोजित मातृशक्ति सम्मान समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल ने बताया कि इस परियोजना के तहत 1 से लेकर 7 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे देश भर में हर साल की जगह, हर साल की तरह जो भी जन औषधि केंद्र हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाते हैं, परंतु इस वर्ष 1 मार्च से 7 मार्च तक लगातार मनाया जा रहा है। कल एक जन जागरण रैली थी, आज मातृशक्ति सम्मान था। आज यहाँ पे हमने 20 उन महिलाओं का सम्मानित किया जो प्रधानमंत्री के नैपकिन को घर घर तक पहुँचा रही हैं। शिवन्या फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपा वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का उद्देश्य जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत महिलाओं और युवतियों को सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि की जो ये परियोजना के तहत जो सुविधा का जो नैपकिन है, इसको हम झुग्गी बस्ती की महिलाएं और स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके पास हम जाके शिविर लगाते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक के बारे में बताते हैं और ये पैड देते हैं। ये पैड बहुत ही अच्छा है और हम इसके बारे में एक एक डिटेल में बताते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे डिस्पोजल करना है, हम वो सब चीज़ के बारे में बताते हैं। इस मौके पर जन जागरण रैली भी निकाली गई।
साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL द्वारा कोयला उत्पादन में नए कीर्तिमान हासिल करने के बाद अब ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर विचार किया जा रहा है। ये जानकारी SECL के नए CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने दी है। उन्होंने कल कोरबा जिले में स्थित कोयला खदानों का निरीक्षण किया। डॉक्टर मिश्रा ने सरई पाली की नई खदान सहित भूमिगत और मानिकपुर परियोजना का जायजा लिया। दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि SECL के पास उपयोग हो चुकी काफी जमीनें हैं, जिसमें आने वाले दिनों में सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के साथ ही वृक्षारोपण करने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। आज आपने देखा होगा कि हम जब सभी खदानों में गए तो हमारे पास में बहुत सारा लैंड है SECL के पास में, जो एक बहुत बड़ा एसेट है। और लोग नेट न्यूट्रलिटी का बात करते हैं, नेट जीरो का बात करते हैं, जिसके ग्रीन एनर्जी के थ्रू। हमारा विचार है कि SECL एक ऐसा कंपनी बन सकता है जो नेट जीरो और नेट न्यूट्रलिटी के आगे बढ़कर के नेट पॉजिटिव बन सकता है। और उस मंशा से भी हम लोगों के बीच में आकर के अपनी बात को रख रहे हैं कि लेट अस बिकम नेट पॉजिटिव, जहां पे कि हमारी जितनी खपत है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, उससे हम कहीं ज्यादा ग्रीन एनर्जी के थ्रू, सोलर के थ्रू या जो भी हमारे पास और साधन आएंगे उसके थ्रू हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे और SECL करेगा उसको। एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि आगामी 2 वर्षों में 250 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उत्पादित कोयला देश के हर हिस्से तक पहुंचे, इसके लिए रेलवे के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। उत्पादन को हमें 2 साल के भीतर में आज का जो 150 मिलियन टन है उसको हम 250 मिलियन टन के आसपास जाना चाहते हैं। तो 250 मिलियन टन को प्राप्त करने के लिए, उसको देश के विभिन्न कोनों में पहुंचाने के लिए जो एक लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट चाहिए, उसी के लिए रेलवे के शीर्ष अधिकारी आए थे, उनके साथ में योजना बनी है और उस योजना के हिसाब से दोनों ही रेलवे और कोल कंपनी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो कोयला निकालें उसका सही तरीके से और सही जगह पे प्रेषण किया जाए। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि कोरबा में संचालित SECL के मेगा प्रोजेक्ट में शामिल कुसमुंडा, दीपका सहित गेवरा परियोजना कोयला उत्पादन के क्षेत्र में लगातार कीर्तिमान रच रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी का अभियान जारी। राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से हुई शुरू। छत्तीसगढ़ सहित देश भर के आकांक्षी जिलों में समावेशी और समग्र विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है विशेष पहल। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में जन जागरूकता पर आधारित कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।